जीएस विद शैलेंद्र नामक इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचियों के टॉपिक को पढ़ चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर 12 तक की अनुसूचियों की हम लोगों ने चर्चा एक वीडियो में कर लिया है। उसमें से हम लोगों ने बात की थी कि जो कुछ विशिष्ट अनुसूचियां हैं जिनके बारे में गहन अध्ययन या उसके अंदर की पूरी बात हमको जाननी चाहिए, तो ऐसी ही अनुसूचियों में से एक अनुसूची है अनुसूची 6, जिसकी चर्चा हम आज अपने इस क्लास में करेंगे। तो अनुसूची 6 क्या है? अनुसूची 6, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि प्रारंभिक दौर में हम लोगों ने बात की थी कि 5 और 6 अनुसूचियां, ये दोनों हैं, वो दोनों एक ही उद्देश्य अर्थात आदिवासी जनजाति समुदाय के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के संबंध में बनाई गई है। जहां पर अनुसूची 5 जो थी वो इन 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर शेष भारत की जहां पर जनजाति समुदाय रहता है, बहुलता है उसकी, उनको अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा प्रदान कर राज्यपाल के द्वारा जनजाति सलाहकार परिषदों के इस परामर्श पर प्रशासन चलाया जाता था और उन प्रकार से उन जनजाति समुदायों के हितों की रक्षा की जाती थी। अनुसूची 6 वे उसी प्रकार से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान की बात करता है। देखिए, यह प्रावधान अनुच्छेद 244 के क्लास 2 और अनुच्छेद 275 के क्लास 1 के तहत किए गए हैं। ठीक है, यानी कि इस अनुसूची की जो बातें हैं वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त करते हैं। ये अनुसूची सिर्फ 4 राज्यों में ही लागू है। आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के पहाड़ी जो जनजाति क्षेत्र है पूर्वोत्तर के, उनको आप इसको जरूर याद रखेंगे। कभी कभी इसमें से प्रश्न पूछ लेता है कि अनुसूची 6 किन में से लागू नहीं है, तो इन चारों में से कोई 3 देगा और 1 नहीं देगा। तो इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है कि आपका एक मित्र है जो असम में रहता है, तो आप कहेंगे भाई आपका मित्र कहाँ है? बोलेंगे असम में मित्र है, आपका मित्र असम में है। ठीक है, तो आप असम से असम हो गया, मे से मेघालय, मी से मिजोरम और त्रो से त्रिपुरा। आप इस तरीके से इस 4 राज्यों को याद कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि ये विशिष्ट प्रशासन क्या है। देखिए, ये विशिष्ट प्रशासन इस राज्यों में क्यों दिया गया, क्यों प्रावधान किए गए? दरअसल इसका उद्देश्य यह है कि जो जनजाति क्षेत्र हैं उनका समुचित विकास हो, जो मैदान के लोग हैं वो पहाड़ों की जनजाति क्षेत्रों के जीवन में दखलंदाजी ना कर पाए, उनको दुष्प्रभावित ना करें, उनका शोषण ना कर पाए, और साथ ही जो उन जनजाति समुदायों की विशिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत है, जो उनकी पहचान है, उसका भी संरक्षण करना इस अनुसूची का उद्देश्य है। ठीक है, इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। संविधान सभा के द्वारा एक समिति गठित की गई थी इस पर विचार करने के लिए, इस पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए, बारदोलई समिति, और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। उसी को आधार बनाकर अनुसूची 6 की रचना की गई, जो जनजाति हितों की रक्षा करता है उपरोक्त 4 राज्यों में। ठीक है, और अब ये बात हम लोगों ने समझ लिया कि अनुसूची क्या है, अनुसूची का उद्देश्य क्या है। अब अनुसूची कैसे, वहां ये जो अनुसूची है वो किस प्रकार का विशिष्ट प्रावधान करने को कहती है इन जनजाति राज्यों में? तो ये अनुसूची कहती है कि स्वायत्त जिला परिषदों एवं स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से आदिवासियों को विधायी एवं कार्यकारी शक्तियां प्रदान की जाएंगी और जिन शक्तियों का प्रयोग करके वो अपने अधिकारों को संरक्षित रखेंगे। अर्थात आप समझ गए होंगे कि यह अनुसूची कहती है कि एक कॉन्सेप्ट देती है कि जो आदिवासी हैं वो अपने खुद के कानून बनाएंगे और उनका खुद का अनुपालन कराएंगे। कैसे? तो वो क्या करेंगे, अपने कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा बहुत निचले स्तर पर, यानी कि जिला स्तर पर जिला परिषदों का गठन करेंगे, जो कि स्वायत्त होगी, ऑटोनोमस होगी। वो निर्णय विधान भी बनाएगी और अपनी कार्यकारी शक्ति भी उसके पास होगी। इसी प्रकार से क्षेत्रीय परिषदें भी होंगी, बिल्कुल इसी तरह से स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदें होंगी, जो क्षेत्रीय स्तर पर विषयों को लेकर कानून बनाएंगे और उनका अनुपालन खुद कराएंगे। यानी कि जो प्रशासन है वो केंद्र राज्य के द्वारा नहीं चलाया जाएगा, ऐसे जिलों और ऐसे क्षेत्रों में वहां के स्थानीय जो आदिवासी हैं उनके द्वारा स्वयं प्रतिभाग करके चलाया जाएगा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझ में आई कि हमें मूल बात समझ में आई कि एक स्वायत्त जिला परिषद होगी यहाँ पर, और या क्षेत्रीय परिषद होगी, और उनको विधायी एवं कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होंगी। तो पहले हमको यह समझना होगा कि स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं।
तो देखिए स्वायत्त जिला परिषदें क्या होगी, नाम से ही बहुत स्पष्ट है कि उपरोक्त 4 जो राज्य हैं इनके जो ऐसे जनपद हैं जो जनजाति जिले हैं, तो ऐसे जिलों को जिला परिषद कहें, जिला उनको हम स्वायत्त जिला कहा जाएगा, उनको स्वायत्त जिला का दर्जा प्रदान किया जाएगा। और फिर जब वो स्वायत्त जिला के दर्जे पे आ जाएंगे तो फिर वहां पर परिषद, स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया जाएगा और वही स्वायत्त जिला परिषद फिर उस अमुक जिले में विधायी वहां के कानून बनाएगी और उनका एग्जीक्यूशन कराएगी। बात समझ में आ रही है आपको? अब राज्यपाल उन स्वायत्त जिला परिषदों का गठन करेगा। अब स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदें क्या है तब? तो बिल्कुल जैसे अगर कोई जनपद है, कोई जिला है इन राज्यों का जो एक ही प्रकार की जनजाति जनसंख्या वाला है, तब तो वहां पे स्वायत्त जिला परिषदों का गठन हो जाएगा। लेकिन अगर एक जिले में एक से अधिक 2, 3, 4 जनजातियों की जनसंख्या निवास करती है, उनकी बहुलता है, तो ऐसे राज्यों में राज्यपाल क्या करेगा, ऐसे जनपदों में, ऐसे जिलों में राज्यपाल क्या करेगा, छोटे छोटे क्षेत्रीय परिषद बना देगा। उस जिले के भीतर ही क्षेत्र बना देगा, क्षेत्र बन जाएगा। ये इस जनजाति बहुल का है, ये क्षेत्र इस जनजाति बहुल का, ये क्षेत्र इस जनजाति बहुल का है। जिले के भीतर, स्वायत्त जिले के भीतर स्वायत्त क्षेत्र बन जाएंगे और फिर उनका जो परिषद होगा उसको कहा जाएगा स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था होगी। अब आइए बात करते हैं कि ये जो स्वायत्त जिला परिषद है या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद, उनको गठन कौन करेगा? तो हमने अभी देख लिया कि राज्यपाल करेगा, या उनका पुनर्गठन भी करना हो, उनकी संख्या में परिवर्तन करना हो, तो ये भी राज्यपाल ही करेगा। ठीक है, राज्यपाल को इस संबंध में अधिकार प्राप्त है और इनका जो गठन होगा वो कुल 30 सदस्यों के द्वारा होगा। स्वायत्त जिला परिषदों का गठन 30 सदस्यों के द्वारा होगा, जिसमें 4 सदस्य जो होंगे वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे, राज्यपाल उनको मनोनीत करेगा। लेकिन 26 सदस्य जो होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनकर आएंगे, यानी एक निर्वाचित सदन होगा, ये निर्वाचित सभा होगी, एक निर्वाचित परिषद होगा। ठीक है, और इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो यानी आप देख रहे हैं कि जो 30 सदस्यीय यहाँ पर परिषद है, स्वायत्त परिषद है, वो 26 सदस्य उसमें वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनकर आएंगे प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, फिर अब इनके कार्य की बात करें। ये बात वही है जो हमने अभी डिस्कस की कि स्वायत्त जिला परिषद के अंदर अगर अलग अलग जनजातीय समूह रहता है तो वहां पर अलग अलग उनके आधार पर क्षेत्र परिषद बना दिया जाएगा। ठीक है, अब इनके कार्य क्या है? जब ये परिषद गठित हो गई स्वायत्त जिला परिषद, तो अब वो खुद कानून बनाएगी। तो कैसे कानून बना सकती है? देखिए, ये क्या करती है, अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रशासन संबंधी समस्त कानून नियम विनियम बना सकती है। कैसे? जैसे भूमि के संबंध में हो, वन के संबंध में हो, नहर, संपत्ति, उत्तराधिकार, सामाजिक रीति रिवाजों के संरक्षण आदि के संबंध में, या जो विषय राज्यपाल के द्वारा उसको निर्दिष्ट किए जाएंगे उसके संबंध में ये परिषद ही कानून बनाएगी। लेकिन उसका अनुमोदन राज्यपाल के द्वारा होना अनिवार्य है। जैसे हमारे वहां राज्यों के, उसी राज्य में होगा, राज्यों के विधानमंडल जो कानून पारित करते हैं, फिर राज्यपाल उसको अनुमति प्रदान करता है। उसी प्रकार से जो ये जिला परिषदें, स्वायत्त जिला परिषदें जो कानून बनाएंगी, उनको राज्यपाल के द्वारा अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन कानून बनाने की शक्ति इन स्वायत्त जिला परिषदों के हाथ में है। फिर कुछ और भी काम कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी स्कूलों की स्थापना करना, अस्पताल। देखिए ये क्या है, ये तो प्रशासनिक यानी विधायी कार्य इनको दे दिया गया, कानून बना रहे हैं इन विषयों पर। इसी के अलावा वो एग्जीक्यूटिव वर्क भी कर रहे हैं, जैसे स्कूल बना सकते हैं, अस्पताल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, बाजार, मत्स्य पालन केंद्र, पशुपालन केंद्र आदि की स्थापना करेंगे, निर्माण करेंगे, उनका प्रबंधन करने का भी नियम विनियम बनाएंगे, करेंगे भी खुद। ये उनके पास एग्जीक्यूशन पावर है। इसके अलावा वो और क्या कानून बनाते हैं? देखिए कि जो ऐसे क्षेत्रों में जो स्वायत्त जिले हैं, उन क्षेत्रों में जो गैर आदिवासी लोग हैं वो ऋण यानी सूदखोरी का व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सूद पर ऋण, ब्याज पर ऋण दे रहे हैं, तो उन ऋणों के लिए, उन व्यापारियों के लिए जो इस सूद का काम करते हैं, ब्याज का काम करते हैं, उनके नियंत्रण हेतु भी ये जिला परिषदें जो है कानून बनाएंगे, नियम बना सकती हैं। नियम, लेकिन वही है सर कि राज्यपाल की उस पर अनुमति होना चाहिए। फिर ये भू राजस्व का आकलन भी करेंगे, उनका संग्रहण भी करेंगे, और कुछ नए करों को भी ये लगा सकते हैं अपने उस क्षेत्र पर। ठीक है, तो ये जो है इनके अधिकार एवं कार्य क्षेत्रों की बात हम लोगों ने की। तो आप देख रहे हैं कि ये
छोटी सी विधानसभा, जैसे राज्यों में विधानसभा होती है, उसी प्रकार से ये जिले के स्तर पर एक विधानसभा की तरह है, जो विधान बना रहे हैं और एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें मेन बात इस अधिनियम की है। और यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो संसद का जो कानून होगा, केंद्र संघ ने बनाया, मान लीजिए कोई क्षेत्र पूरे देश में कानून लागू करने के लिए कोई कानून बना दिया, और उस राज्य की विधानमंडल ने भी कोई कानून बनाया हो जो पूरे राज्य में लागू है, तो भी स्वायत्त जिले या स्वायत्त क्षेत्रों में वो कानून लागू नहीं होगा, या अगर लागू होगा तो इनके सहमति से संशोधित रूप में लागू हो सकता है, या इनकी अनुमति से ही लागू होगा। यानी कि जो संघ कानून बनाती है, संघ सरकार या जो राज्य के विधानमंडल कानून बनाएंगे, वो इन जो है स्वायत्त जिलों एवं स्वायत्त परिषदों में लागू नहीं होंगे। वहां पर वही कानून लागू होंगे जो ये स्वायत्त परिषदें एवं स्वायत्त जिला परिषदें खुद बनाती है। ठीक है, तो ये आपको अनुसूची 6 की बात थी। उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरह से अब समझ में आ गई होगी, अनुसूची 6 में क्या बात की गई। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लग रहा है, अगर ये वीडियो आपके नॉलेज में, आपके तैयारी में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पा रहा है, निर्वहन कर पा रहा है, तो आपसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक इस पर लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस चैनल को अन्य अपने मित्रों, प्रतियोगी छात्रों के बीच शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो है एक और आर्टिकल है जो हम लोग बात किए थे, उसको मैं लेकर आपके लिए आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।